बंदर साइकिल रेस। एक बहुत ही बड़ा जंगल रहता है। उस जंगल में हर तरह के जानवर थे, जहाँ पर कुछ बंदर भी रहते थे। उन बंदर का जो मुखिया होता है वो बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से मुखिया सब बंदरों की मीटिंग बुलाता है और कहता है, सुनो बंदरों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए मैंने फैसला किया है कि नया मुखिया चुना जाए। मुखिया की ये बात सुनकर एक नौजवान बंदर तुरंत उठता है और कहता है, नया मुखिया तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तभी दूसरा बंदर आगे आता है और कहता है, ये शक्तिशाली है माना, लेकिन होशियार बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, इसलिए इस बार मुखिया मैं ही बनूंगा। दूसरे बंदर की बात सुनकर तीसरा बंदर उठता है और वो कहता है, अरे ये सारे गुण मुझ अकेले में है, इसलिए मुखिया मुझे ही बनना चाहिए। इस तरह से कई सारे बंदर खड़े होकर अपनी अपनी बात मुखिया के सामने रखते हैं, जिस वजह से मुखिया परेशान हो जाता है और वो कहता है, तुम तीनों सही कह रहे हो, लेकिन एक और बंदर भी है जो इस पद के लिए पात्र है। मुखिया उस बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है, तुम बोलो बेटा, तुम्हारा क्या कहना है, क्योंकि तुम भी इस पद के लिए पात्र हो मेरे बच्चे। नहीं नहीं मुखिया जी, आप जो भी फैसला ले मुझे वो स्वीकार है। चौथे बंदर की ये बात सुनकर तीनों बंदर उस पर बहुत हंसते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये देखकर मुखिया कहता है, देखो बच्चों, आप चारों भी अक्लमंद, होशियार और ताकतवर हो, लेकिन तुम में से कोई एक ही यहाँ का मुखिया बन सकता है। इसलिए तुम चारों में से सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगी चुनने के लिए तुम्हारी मैं साइकिल से रेस करवाऊंगा। ये बात सुनकर सभी तैयार हो जाते हैं। चौथा बंदर मुखिया से पूछता है, तो बताइए मुखिया जी, हमें रेस कहाँ तक और कैसी करनी है? तुम चारों को सामने वाले पर्वत पर अपना अपना झंडा गाड़ कर आना होगा। जो पहले आएगा वही सबका नया मुखिया बनेगा। मुखिया की ये बात सभी बंदर मान जाते हैं और दूसरे दिन रेस की तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही मुखिया चारों को साइकिल देते हैं और रेस शुरू करते हैं। मुखिया कहता है, तो सभी प्रतियोगी तैयार है? रेडी, स्टेडी एंड गो। ऐसा कहते ही रेस शुरू हो जाती है। सभी बंदर तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगते हैं। सभी प्रतियोगी कभी आगे तो कभी पीछे होते रहते हैं। तभी अचानक चौथे बंदर को रास्ते में एक खरगोश जख्मी हालत में दिखता है। उसकी मदद करने के लिए वो रुक जाता है, लेकिन बाकी तीनों रेस शुरू ही रखते हैं और आगे निकल जाते हैं। और जैसे ही तीनों ऊपर पहुंचते हैं, तीनों में झगड़ा शुरू होता है कि झंडा मैं लगाऊंगा या वो लगाएगा। तभी उनमें से एक बंदर कहता है, अरे ऐसे ही हम झगड़ते रहेंगे तो चौथा बंदर सामने जाकर जीत जाएगा। इससे अच्छा तो हम तीनों मिलकर एक साथ झंडा लगा देंगे और मुखिया बन जाएंगे। जो भी काम आएगा तीनों बांट लिया करेंगे। बंदर की ये बात सुनकर बाकी के दो बंदर उससे सहमति रखते हैं और तीनों झंडा लगाकर नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि चौथा बंदर अभी तक उस खरगोश की मदद कर रहा है। थोड़ी देर में तीनों बंदर मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया पूछता है, अरे वो चौथा बंदर कहाँ है? मुखिया जी, उसे मुखिया नहीं बनना, वो तो एक जख्मी खरगोश को देखकर रुक गया है और अभी तक उसकी मदद कर रहा है। तभी चौथा बंदर अपनी साइकिल लेकर वापस आता हुआ सबको दिखता है। मुखिया उसे कहते हैं, हम सबका नया मुखिया यह चौथा बंदर ही बनेगा, क्योंकि किसी भी मुखिया में अक्ल, ताकत और होशियारी के साथ साथ भावना होनी भी बहुत जरूरी है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली मुखिया होता है। इस तरह बूढ़ा मुखिया चौथे बंदर की दूसरों के प्रति संवेदना देखकर उसे नया मुखिया घोषित करता है और इस तरह बंदर की साइकिल रेस खत्म हो जाती है। जादुई पतंग और चिंटू बंदर। जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही आलसी था। वो बस पूरा दिन सोता ही रहता था और अपने आसपास के बंदरों के भरोसे खाने की जुगाड़ लगाए रहता था। चिंटू था तो आलसी, पर स्वभाव का बहुत ही अच्छा और दयालु था।
वो सबकी मदद करने वाला था। जंगल के सारे जानवर कहते थे कि चिंटू अच्छा बंदर है, पर उसके आलसीपन को कैसे दूर किया जाए। जंगल के सारे जानवरों ने उसका आलस दूर करने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, पर उसका आलस दूर होना तो ठीक, आलस उसके ऊपर टस से मस्तक नहीं होता था। एक दिन चिंटू पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था कि तभी उस पेड़ के पास पतंग अटक जाती है। चिंटू उस पतंग को उठाता है। अरे ये किसकी पतंग है? भला यहाँ जंगल में कैसे आ गई? और वैसे भी इस जंगल में कोई इंसान तो रहता नहीं, फिर ये पतंग आई तो आई कैसे? तभी वो पतंग बोलती है, अरे चिंटू, खुद मैं यहाँ आई हूँ। तुम एक बहुत अच्छे बंदर हो, पर तुम ये आलसीपन की बीमारी बहुत है, बस मैं उसी को दूर करने आई हूँ। अरे वाह, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई पतंग हूँ। मैं सिर्फ उड़ती ही नहीं, सबको उड़ाती भी हूँ। भला तुम किसी को कैसे उड़ा सकती हो? मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। अरे ये देखो। जादुई पतंग चिंटू को खुद में बांध लेती है और उड़ जाती है। हाँ यार, मान गया मैं तुमको, हम तो सच में उड़ रहे हैं। पतंग चिंटू को नीचे उतारती है। तो कैसा लगा उड़ने में? एकदम लल्लन टॉप। तभी वहां से गजराज नाम का हाथी गुजरता है और जादुई पतंग गायब हो जाती है। अरे आलसी चिंटू, क्या कर रहे हो? आज भी आराम? देख नहीं रहा हो, हाथ में मेरे जादुई पतंग है। जादुई पतंग? अरे तुम किस जादुई पतंग की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई पतंग नहीं नजर आती। अबे अंधा हो गया है क्या? ये देख। चिंटू जैसे ही अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ से पतंग गायब हो चुकी होती है। चिंटू कहता है, अरे पतंग कहाँ गए? यार गजराज भाई, माफ कर दे, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा एक सपना था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जागते हुए भी सोता रहता हो, उसकी बातों का क्या भरोसा। इतना कहकर गजराज वहां से चला जाता है, पर जैसे ही वो जाता है, जादुई पतंग फिर से वापस आ जाती है। चिंटू जादुई पतंग से कहता है, आज मेरे सपनों में पतंग ही पतंग आ रही है। नहीं नहीं, मैं कोई सपना नहीं हूँ चिंटू, वो तो तब इसलिए गायब हुई थी ताकि किसी को मेरे बारे में पता न चले। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम रोज मेरे साथ उड़ना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम मेरे इस्तेमाल से अपना आलसपन दूर करोगे। हाँ हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर भला तुम्हारे इस्तेमाल से मैं अपना आलसीपन कैसे मिटा सकता हूँ? अरे मेरे इस्तेमाल से तुम अपना आलसपन दूर कर सकते हो। तुम्हें रोज उड़ने का मौका दूंगी मैं। तुम्हें रोज अपना काम करना होगा, रोज अपना खाना और उसका बंदोबस्त भी खुद करना होगा, तभी तुम उड़ पाओगे। हाँ मुझे मंजूर है। चिंटू अब रोज अपने खाने का बंदोबस्त करता, अपने सारे काम खुद करता और बिल्कुल आलस नहीं करता और जादुई पतंग के साथ उड़ने का मजा लेता। चिंटू का आलसीपन अब धीरे धीरे दूर हो रहा था और जंगल के सारे जानवर भी उसके बर्ताव से अब खुश रहने लगे थे। और सारे जानवर ये सोच रहे थे कि आखिर चिंटू का आलसीपन दूर हुआ तो हुआ कैसे। गजराज सोचता है उस दिन चिंटू कोई जादुई पतंग की बात कर रहा था, उसके बदलाव का राज कहीं ये पतंग ही तो नहीं? यदि ऐसा है तो अगर वो जादुई पतंग मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा? यह जादुई पतंग और चिंटू की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और अब गजराज उस पतंग को लेना चाहता था। गजराज उसके पास पहुंचता है और देखता है कि चिंटू एक मामूली सी पतंग उड़ा रहा है। वो चिंटू को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मामूली सी पतंग है, मैं भी खामोखा इसको जादुई पतंग समझ बैठा, आना बेकार हो गया। ये सोचकर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। तभी पतंग चिंटू से कहती है, ओहो चिंटू, भला मुझे इतनी देर से क्यों उड़ा रहे हो? अरे ये गजराज बहुत चालाक है, मुझे पता है कि वो जरूर यहाँ पर आएगा और ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा, इसलिए मैं तुम्हें पतंग बनाकर उड़ा रहा था। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो और अब तुम्हारा आलसीपन भी दूर हो गया है। मेरा काम पूरा हुआ,
तो अब मैं चलती हूँ, अलविदा। इतना कहकर जादुई पतंग बहुत ऊपर उड़ जाती है, इतने ऊपर कि अब वो नजर भी नहीं आ रही है। चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पतंग। जादुई पतंग के जाने के बाद अब चिंटू हमेशा अपना काम खुद करता था और आलस से दूर रहता था। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर